साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आजाद, संस्थापक संयोजक, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 22 मार्च 2025 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से कुछ बड़ी खबरें, बड़ी सूचनाएं आपको उपलब्ध कराने के लिए। तो पूरा वीडियो तमाम साथी ध्यान से सुन लेंगे और जिन साथियों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और इसको शेयर भी अवश्य कर देना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक हमारी जानकारी पहुंच सके और वो इससे लाभान्वित होकर हमारे बताए हुए सूत्रों का उपयोग करके अपना डूबा हुआ पैसा वापस प्राप्त कर सकें। कई बढ़िया खबरें बताऊंगा, अपने कार्यक्रमों की सूचना दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको आज छोटी सी चर्चा उस भयावह प्रकरण पर करना चाहूंगा जिससे पूरा देश हिल उठा है। साथियों, ऐसे 2-3 प्रकरण हुए हैं वैसे तो, लेकिन मैं 2 प्रकरणों पर चर्चा करूंगा। मेरठ का वो हत्याकांड, सौरभ राजपूत वाला, जिसे उसकी धर्मपत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके फ्रेंड साहिल शुक्ला ने अंजाम दिया। और हत्या है साथियों, सीधे सीधे, लेकिन क्योंकि मानसिक रोगी होते हैं कुछ लोग और उनको लगता है कि ये उन्होंने वध किया है, और वध हमेशा शैतान का किया जाता है। तो सौरभ राजपूत शैतान तो नहीं था। उसकी थोड़ी सी एक जो कमी दिखती है वो ये है कि वो अपनी पत्नी को, मुस्कान रस्तोगी को, पर्याप्त समय नहीं दे पाया। और समय संसार में सबसे बलवान बताया गया है कि संसार में समय से बलवान कुछ नहीं है। और जब आप समय ही नहीं दोगे किसी अपने प्रियजन को, मित्र को, दोस्त को या किसी भी रिश्ते में, तो निश्चित रूप से आपके रिश्तों में एक खटास आएगी। लेकिन वो खटास इतनी भयावह हो जाएगी कि कोई आपका कत्ल करने के लिए प्लान करने लगे, और वो भी भिन्न भिन्न तरीकों से। तो ये बड़ा घृणित है, अमानवीय है। और ऐसी सोच को रोकने के लिए, ऐसी मानसिकता को बनने से पहले तोड़ देने के लिए संपूर्ण समाज को, राष्ट्र को सजग होना चाहिए। लेकिन उसका अभाव दिख रहा है मुझे साफ साफ, तमाम न्यूज चैनल्स पर, तमाम अखबारों में, तमाम सोशल मीडिया पर सौरभ राजपूत, मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला की स्टोरी छाई हुई है। खुद उसके मुस्कान रस्तोगी के माता पिता तक उसको सजाए मौत देने की मांग कर रहे हैं कि हमारी बेटी को सजाए मौत दी जाए। लेकिन उसका जो मूल कारण है कि क्यों उसकी मानसिकता इतनी भयावह रूप से परिवर्तित हुई, उसकी तरफ कोई नहीं देखना चाह रहा। सीधे सीधे मुस्कान रस्तोगी को अपराधी मानकर सजाए मौत दी जाने की मांग की जा रही है। और उस मूल कारण को कोई भी व्यक्ति तलाशना नहीं चाहता। और ये मानसिकता साथियों हमारे देश में बहुतायत में पाई जाती है। इस मानसिकता को बदलना होगा। मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी अपना साहिल शुक्ला ने तंत्र मंत्र का सहारा लिया। कोई करण पिशाचिनी होती होगी, उसको सिद्ध करने का प्रयास किया। भगवान शिव का भी इस्तेमाल किया, उनके नाम का भी एक तरह से, और उनके त्रिशूल का, और बहुत सारे तंत्र मंत्र करने का, काला जादू, पीला जादू, जितने भी होते होंगे सबका प्रयोग उन्होंने किया। और उनकी मानसिकता इतनी विकृत हो गई कि अंततः दोनों ने मिलकर सौरभ राजपूत का कत्ल कर डाला। और उसके शव को एक बिल्कुल नए तरीके से, बहुत सारे मर्डर केसेस की इस तरह की ट्रायंगल उसकी हम कहानियां पढ़ते हैं, सुनी हैं, देखी भी हैं बहुत सारी हमने तो। लेकिन इस तरह का किसी ने दिमाग लगाया हो कि किसी के शव के टुकड़े कर करके, टुकड़े टुकड़े करके उसे सीमेंट में चिन दिया जाए, ड्रम में, ये पहली बार देखने को, सुनने को मिल रहा है साथियों। तो
मैं मूल बात पर आता हूँ साथियों। कहानी तो बहुत लंबी है, इस पे बड़े एपिसोड चल रहे हैं, आप सब देख ही रहे होंगे। लेकिन मैं जो आपको बताना चाहता हूँ कि ये इस तरह के जो लोग होते हैं, मेरा अपना भोगा हुआ अनुभव है, जो तंत्र मंत्र, काला जादू और इस तरह के पिशाच पिशाचिनी के उसमें करते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। 24 नवंबर 2024 की घटना है। एक शैतानों ने इसी तरह से करके मेरे तो मतलब कलेजे को ही निकाल ले गए, दिल को ही निकाल ले गए पूरी तरह से। और चूंकि मैं तो सूर्य नारायण का उपासक हूँ, तो सूर्य नारायण तो अमृत वर्षा भी करना जानते हैं। उनके पास अमृत का भी भंडार है, तो धन का भी, तो तमाम शक्तियों का भी। तो वो धीरे धीरे रिकवर हुआ, तमाम चीज़ें वापस आ गई अब। कलेजा भी, दिल भी और सब कुछ, जो कुछ इन काली तंत्र क्रियाओं के द्वारा शैतान ने, दुष्टों ने निकालने का प्रयास किया, वो सब वापस आ गया। और फिर से हम उस स्थिति में आ गए कि ठग बेईमानों से ही नहीं, उन तांत्रिकों से भी अब लड़ सकें, जो इस तरह के मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला जैसे बच्चों को, युवाओं को, बूढ़ों को इतना विकृत कर देते हैं, उनकी मानसिकता को, कि वो किसी व्यक्ति की हत्या करने में भी तनिक भी संकोच नहीं करते और उसको मानव वध बताकर स्वयं को गौरवान्वित फील करते हैं। साथियों, हमें लड़ना मूलतः तंत्र विद्या करने वाले उन दुष्टात्माओं, पापात्माओं, शैतानों से होगा, जो अपने छोटे से स्वार्थ के लिए, थोड़ा सा पैसा उन्हें लोगों से मिल जाता है, पेट पालक उनके लिए, कहीं कहीं वो अपनी हवस की भी पूर्ति कर लेते हैं। इन छोटे छोटे तुच्छ कार्यों के लिए यदि कोई व्यक्ति माँ काली का नाम बदनाम करे, पंचमुखी हनुमान का, बालाजी का, भगवान शिव का, और दुनिया भर की देवियां हैं, ये अभी मैंने बताया, जैसे करण पिशाचिनी माता, या और एक और हैं छंगमा पंगमा, दुनिया भर की हैं, उनके नामों का भी उपयोग करें या उनको सिद्ध करके उनका दुरुपयोग करें, तो ये अपने आप में बहुत शर्मनाक है। और ऐसे लोगों को दंडित करने के लिए संपूर्ण राष्ट्र को सजग होना चाहिए। और दुर्भाग्य की बात यह है कि देश में बहुत सारे तांत्रिक खुलेआम दरबार लगाते हैं, मंगलवार को, शनिवार को, अमावस्या को और पूर्णिमा को खास तौर से। और उनकी ये जो काले जादू वाली तंत्र क्रियाएं हैं साथियों, मारण क्रियाएं, कमजोर दिल दिमाग के लोगों पर असर भी कर जाती हैं, और सच में बहुत सारे लोग मर जाते हैं, और मरने से भी बुरी स्थिति में पहुंच जाते हैं। वो अपना भला बुरा सोचना भूल जाते हैं। उनके दिमाग को, मन को, मस्तिष्क को, हृदय को इस तरह से बांध दिया जाता है कि वो छटपटाते रहते हैं, मरे से भी बुरी स्थिति में पहुंच जाते हैं, और कुछ कर नहीं पाते, इन चीज़ों से लड़ नहीं पाते। ऐसे बहुत सारी हत्याएं, सुनियोजित हत्याएं जिनको कहा जा सकता है, हमारे देश में होती हैं। फिर भी राष्ट्र में तांत्रिकों के विरुद्ध कोई आंदोलन, कोई विचलन, कोई व्यथा, कोई पीड़ा दिखाई नहीं पड़ती, जिससे ये समझ में आता है कि हमारे देश के लोग केवल भावनाओं में बहते हैं। वो समस्या के, रोग के मूल कारण को कभी नहीं तलाशते और न कभी उस पर प्रहार करते हैं। मुझे नहीं लगता, ये मतलब कई दिनों से मामला उछल रहा है कि कहीं भी किसी भी ग्रुप ने, गुट ने, समूह ने, संस्थान ने किसी तांत्रिक के बोर्ड तक उखाड़ के फेंके हों, या किसी तांत्रिक को पकड़कर कानून के हवाले कर दिया हो। जब होना चाहिए था कि पूरे देश में इतनी जघन्य प्रकरण पर कहीं भी किसी तांत्रिक का बोर्ड तक लगा हुआ नजर नहीं आना चाहिए था, किसी तांत्रिक का कोई दरबार नहीं चलना चाहिए था। समाज को, राष्ट्र को, सरकार को, सरकार की इन्फोर्समेंट एजेंसीज को, और जो मनुष्य को जागरूक करने के लिए लोग अभियान चलाते हैं, उनको इनका बहिष्कार करना चाहिए था, प्रतिकार करना चाहिए था, और इनको दंडित कराने के लिए एक मिशन चलाना चाहिए था, जिसका अभाव पूरे राष्ट्र में दिख रहा है। और यदि इसी तरह हम सुसुप्तावस्था में रहे, फुलकों पर प्रहार करते रहे, मूल को, जड़ को नहीं समझा,
तो इन स्थितियों को बदला नहीं जा सकता। कितने ही सौरभ राजपूत इस तरह की साजिशों का, घृणित षड्यंत्रों का शिकार बनते रहेंगे और हमारा देश तंत्र मंत्र में फंसा रहेगा। तो आओ साथियों, बढ़ते हैं आगे की ओर। तांत्रिकों का सर्वनाश करने का भी संकल्प लें मेरे साथ कि जैसे ही हम हिंदुस्तान के ठगी पीड़ितों का भुगतान करा देंगे 21 मई 2025 से पूर्व, उसके तुरंत बाद हम तमाम राष्ट्रभक्तों को, जो भी हमारी विचारधारा का समर्थन करते हैं, हिंदुस्तान को तांत्रिकों से मुक्त करने का प्रण भी लेंगे कि एक भी तांत्रिक को और उन लोगों को भी जो जाति और जन्म की श्रेष्ठता पर आधारित हैं, जो स्वयं को किसी जाति विशेष में पैदा होने के कारण सर्वोच्च या श्रेष्ठ मानने लगते हैं, ऐसे लोगों को भी साथियों दंडित करना है और हिंदुस्तान को न केवल ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करना है, बल्कि तांत्रिक रहित, जाति विहीन और जन्म की श्रेष्ठता के दंभी लोगों से भी मुक्त करके वास्तव में विश्व गुरु हिंदुस्तान का निर्माण करना है। इसको वास्तव में एक अखंड भारत के रूप में हमको निर्मित करना है, ताकि दुनिया कहे कि वाह रे हिंदुस्तान, हमसे प्रेरित हो दुनिया और हम विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आए, संसार की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ही न बने, बल्कि वास्तव में विश्व गुरु कहलाएं कि हम दुनिया का मार्गदर्शन करेंगे, उसको प्रेरणा देंगे। तो ऐसे संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। दोस्तों, हमारे देश में 42 करोड़ लोगों को ठग और बेईमानों ने योजनाबद्ध ढंग से ठगी का शिकार बनाया है। लाखों करोड़ रुपया लोगों की मेहनत का सरकार के पास है ठगों के माध्यम से। चूंकि तमाम कंपनीज और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, फर्म, निधि वगैरह जो पोंजी स्कीम चलाकर देश की भोली भाली जनता को ठगती थीं, लूटती थीं, उन सबको सरकार ने द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019 वाट्स एक्ट 2019 बनाकर बैन कर दिया है। उन सब की चल अचल संपत्तियों को सरकार ने अपने कब्जे में किया हुआ है, चाहे सेबी के मार्फत या सीबीआई, ईडी, एसओजी, स्थानीय पुलिस या अन्य एजेंसीज के माध्यम से। वो सारा पैसा जो जनता से ठग और ठगणियों ने लूटा था, हड़पा था, वो पूरा पैसा आज सरकारी एजेंसीज के कब्जे में है, या कहें सरकार के कब्जे में है। और सरकार ने इस पैसे को उन लोगों तक पहुंचाने के लिए, उन लोगों को वापस करने के लिए जिनका ये पैसा है, यही अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 बनाया है। और इस कानून में ये व्यवस्था की गई है कि ठगी पीड़ितों से आवेदन लेकर सरकार उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा 180 दिन में वापस करेगी। और इसके लिए बाकायदा फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई गई हैं, सक्षम सहायक सक्षम अधिकारी बनाए गए हैं, नोडल एजेंसीज अपॉइंट की गई हैं, और नियम है बाकायदा कि लोग इसमें जो भी सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारी हैं, वो सब अपनी पद पट्टिकाएं लगाएंगे अपने ऑफिस के सामने, घरों के सामने, ताकि लोगों को, ठगी पीड़ितों को परेशान ना होना पड़े। वो आसानी से वहां आवेदन करके अपनी जमा राशि वापस प्राप्त कर सकें साथियों। लेकिन इस कानून की अनुपालना देश भर में नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से लाखों लोग आत्महत्या कर चुके हैं और करोड़ों अर्धविक्षिप्त होकर देश की सड़कों पर घूम रहे हैं पागलों की भांति। हमने इन आत्महत्याओं को रोकने के लिए, ठगी पीड़ितों को विक्षिप्तता से मुक्त कर सही मायनों में इंसान बनाने के लिए मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम 25 अगस्त 2022 को आरंभ किया था देवभूमि उत्तराखंड के कोटद्वार से। और अब लगभग पूरा देश हम जगा चुके हैं, घूम चुके हैं। देश के 20 राज्यों में इस कानून के अंतर्गत भुगतान पटलों की स्थापना हो चुकी है। भुगतान के आवेदन भी हो रहे हैं, कहीं कहीं तहसील स्तर पर भुगतान पटलों की स्थापना हुई है, आवेदन हुए हैं, कहीं कहीं प्रोसीडिंग्स भी शुरू हो गई है। और केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु जैसे राज्यों में, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में वाट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत
चार्जशीट भी फाइल हो रही हैं विशेष अदालतों में। ये हमारे संगठन की, आपकी, सबकी, मेरी बड़ी उपलब्धि है। जिस कानून को सरकार, पक्ष और विपक्ष दबा देना चाहते थे, खत्म कर देना चाहते थे, आज उस कानून को लेकर पूरे देश में एक कोहराम मचा हुआ है। और इस कोहराम की वजह से सरकार और सरकार की एजेंसीज बर्ड्स एक्ट 2019 को अब गंभीरता से लेने लगी हैं। जो मैं फील कर रहा हूं साथियों, अनुभव कर रहा हूं कि जहां जहां हमारा दौरा हो रहा है, कार्यक्रम हो रहे हैं, वहां वहां अधिकारी बर्ड्स एक्ट 2019 के महत्व को समझ रहे हैं, नतमस्तक हो रहे हैं और कानून की अनुपालना का वायदा कर रहे हैं। एटा में तहसील स्तर पर भुगतान पटलों की स्थापना हो चुकी है। अभी मैं एटा गया था, कल बुलंदशहर था, कल ही रात को ही उन्होंने आदेश कर दिए। हम उससे पहले अलीगढ़ थे, 18 मार्च को शायद अलीगढ़ के कमिश्नर के आज आदेश आ गए हैं। तमाम ग्रुप्स में वो चल रहा है, आप देख सकते हैं, फेसबुक पर भी लगा देंगे। फेसबुक पर आज रात में 9 बजे लाइव भी हो रहा हूँ आपके सवालों का जवाब देने के लिए, खास तौर से आपको प्रशिक्षित करने के लिए साथियों। क्योंकि मुझे कई बार ऐसा लगने लगा है कि मदन लाल 2 महीने बाद, आज से ठीक 2 महीने बाद, आज 22 मार्च है, 21 मई की हमने डेट तय कर रखी है हिंदुस्तान के ठगी पीड़ितों के विजय दिवस की। संसद की धुलाई शुरू कर देंगे 1 मई से। तो हो सकता है कुछ ऐसा हो जाए साथियों कि हमारी आपकी मुलाकात ही संभव ना हो। तो मैं चाहता हूं कि आप सबको इतना प्रशिक्षित कर दूं कि मेरी आवश्यकता ही फील ना हो, आपको महसूस ना हो। अपना भुगतान पाने के लिए आप सब अपना भुगतान स्वयं ले सकें। तो मैं आज भी और कल भी लगातार 2 दिन फेसबुक पर लाइव होकर आपको प्रशिक्षित करूंगा कि जो मैं करता हूं जाकर के कहीं भी ऑफिसर्स के या सरकार के साथ, वो आप सब भी कर सको। आप मेरे ऊपर या किसी और के ऊपर आश्रित ना रहो, निर्भर ना रहो। तो जुड़ना तमाम साथी। मदन लाल आज़ाद के नाम से मेरी फेसबुक आईडी है, उसको फॉलो कर लेना। फ्रेंड रिक्वेस्ट में एक्सेप्ट नहीं कर पाता क्योंकि मेरे 5000 फ्रेंड ऑलरेडी हैं, तो लेकिन फॉलो कर लोगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, आप जुड़ सकते हैं लाइव से। तो ज़रूर जुड़ना तमाम साथी। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए साथियों, एक खबर और है बीच में, वो मैं बता दूं। सौरभ राजपूत के अलावा जो भयावह खबर मुझे लगी कि कल नहीं, परसों, सॉरी, एक दिल्ली हाई कोर्ट के जज हैं यशवंत वर्मा, उनके घर में आग लग गई और इत्तेफाकन वो घर पे नहीं थे, कहीं बाहर गए हुए थे। और आग लगी तो घर वालों ने या नौकर वगैरह जो भी रहे होंगे, उन्होंने फायर ब्रिगेड और पुलिस को कॉल कर दी। और आग बुझाते बुझाते फायर ब्रिगेड और पुलिस जज साहब के एक ऐसे बंद कमरे तक पहुंच गई जिसमें नोटों के अंबार लगे हुए थे, रुपए के नोट जो होते हैं। और ईडी को भी बुलाया गया, तमाम ऑफिसर्स वहां आए साथियों, लेकिन मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। यशवंत वर्मा का इलाहाबाद हाई कोर्ट तबादला कर दिया गया दिल्ली हाई कोर्ट से। जब होना तो ये चाहिए था कि उनको तुरंत गिरफ्तार करके जेल में ठूस देना चाहिए था, लेकिन हमारे देश का संविधान इस बात की इजाज़त नहीं देता कि हाई कोर्ट के किसी जज को इस तरह उठाकर तुरंत जेल में ठूस दिया जाए। और ये यशवंत वर्मा पुराना पापी है, कोई नया नहीं है। इसके खिलाफ पहले भी एक मुकदमा सीबीआई ने दर्ज किया था करप्शन का ही। तो न्यायपालिका में उच्चतम स्तर पर कितना करप्शन है, कितना भ्रष्टाचार है, ये इस प्रकरण की भयावहता से समझ में आता है साथियों। और हमारे संविधान ने इनको कितनी इनहांस पावर दे दी है जजों को, कि एक तरह से इनको भगवान बना दिया गया है कि इनके खिलाफ कोई बोल ही ना पाए, ये जो मर्जी कर लें, सफ़ेद को स्याह कर दें और स्याह को सफ़ेद कर दें। तो इन चीज़ों पर भी गौर करने की आज पूरे देश को आवश्यकता है कि हम इन तमाम लोगों से इनके विवेकाधिकारों को छीन लें। न्याय की कुर्सी पर बैठकर, मंत्री की कुर्सी पर बैठकर, राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठकर या शासन प्रशासन की किसी भी कुर्सी पर बैठकर, चूंकि वो सब न्याय की ही प्रतीक होती हैं, उन पर बैठकर कोई भी व्यक्ति अपने विवेकाधिकारों का दुरुपयोग ना करे। वो वही करे जो कानून कहता है। इनको इतने विवेकाधिकार दे दिए हैं जिसका परिणाम हम सब देख रहे हैं, हम तो भोग रहे हैं ठगी पीड़ित। तो 6 साल हो गए एक गारंटेड कानून बने हुए, और अपने विवेक के चलते उसका कोई भी दुरुपयोग कर रहा है। क्या प्रधानमंत्री, क्या राष्ट्रपति, क्या कोई चीफ मिनिस्टर, क्या कोई अफसर, क्या कोई डीएम, क्या कोई एसपी और क्या कोई दूसरा अधिकारी, सब विवेकाधिकार का उपयोग करके इस कानून को
अपनी मौत मार देना चाहते हैं, और हम ऐसा नहीं होने देंगे साथियों। इस कानून को अपनी मौत नहीं मरने देंगे, इस कानून को अप्लाई कराएंगे पूरे देश में। देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित का भुगतान 21 मई 2025 से पूर्व करवा देंगे। भले ही क्रांति करनी पड़े, कुछ और करना पड़े, करेंगे। अपने अभियान को और तेज करने के लिए साथियों, पूरे देश में 9 अप्रैल को हमारे संगठन के साथी ठगी पीड़ितों के साथ और एजेंट साथियों के साथ मिलकर थाली बजाएंगे। पूरे देश में बजेगी साथियों थाली। जैसे कोविड के समय प्रधानमंत्री के आह्वान पर बजाई गई थी, वैसे ही आप बजाओगे। और इसका मैं एक आध्यात्मिक वो बता दूं रहस्य आपको कि थाली बजाना कोई मूर्खता वाली बात नहीं है। थाली बजाने से मुर्दे भी जीवित हो जाते हैं, अगर ठीक से मन लगा के बजाओगे तो। आप एक अच्छा काम करने जा रहे हो, कोई तांत्रिक क्रिया नहीं कर रहे हो कि किसी का नुकसान करना चाह रहे हो। आप देश का लाभ करना चाह रहे हो, देश के शोषित पीड़ित ठगी पीड़ितों का भुगतान करवाना चाह रहे हो, तो थाली बजाओ उस दिन जमकर। हर जिला कलेक्ट्रेट पर, हर तहसील पर, हर थाने पर, हर पुलिस लाइन में, हर राज्य की राजधानी में, राजभवन में, सांसद और विधायकों के आवास पर 9 अप्रैल को थाली, बेला, ढोलक, थप्पड़, जो कुछ भी है आपके पास, डमरू समरू, सब बजाओ साथियों। भुगतान की मांग करो, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम को क्रियान्वित कराने की मांग करो, और जगा दो इनकी मरी हुई आत्माओं को, और चेतावनी दे दो कि अगर अभी तुमने भुगतान नहीं किया तो तुम्हारा सबका अंत कर देंगे, मिट्टी में मिला देंगे तुम्हारी पूरी बेईमान सिस्टम को। ये करना है साथियों सबको। 27 अप्रैल को एक विशाल कार्यक्रम साथियों लखनऊ के इको गार्डन में होने जा रहा है। चूंकि उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ से ज्यादा ठगी पीड़ित हैं, तो मैं तमाम साथियों का आह्वान करूंगा कि 27 मार्च को सब लोग सुबह 11 बजे तक लखनऊ के इको गार्डन पुरानी जेल पहुंच जाएंगे, और वहां जबरदस्त प्रदर्शन करेंगे, मांग करेंगे, और कम से कम उत्तर प्रदेश के ठगी पीड़ितों का भुगतान 27 मार्च को सुनिश्चित करा देंगे। कुछ धूर्त 23 मार्च कह रहे हैं उसको, 23 मार्च को। इस तरह का कोई कार्यक्रम लखनऊ में नहीं है। ये 27 मार्च को सुबह 11 बजे होगा साथियों। तो सब लोग 27 मार्च को 11 बजे लखनऊ इको गार्डन पधारेंगे। 25 को बाराबंकी गन्ना संस्थान सुबह 11 बजे ही। 26 को भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या मंडल आयुक्त के यहाँ हमारा कार्यक्रम होगा 11 बजे ही। 28 को मिर्जापुर होगा, 27 को सुल्तानपुर भी जाएंगे, और 24 को गाजियाबाद सुबह 11 बजे, दोपहर 2 बजे हापुड़ में हमारा कार्यक्रम होगा। और साथियों इसके बाद 2 दिन की छुट्टी रहेगी, 29-30 की। 31 मार्च को कानपुर मंडल बहुत पीछे है। मैं कानपुर मंडल के तमाम जनपदों के अपने पदाधिकारियों से अनुरोध करूंगा कि जल्दी से जल्दी संगठित हों, आपस में मतभेदों को खत्म करें, मनभेदों को खत्म करें, और 31 मार्च को कानपुर की तैयारी करें। जबरदस्त प्रदर्शन करना है साथियों, और कानपुर मंडल के सभी जिलों में बट्स एक्ट 2019 की अनुपालना सुनिश्चित करानी है। और 1 अप्रैल को आगरा पहुंचेंगे हम। तो तमाम साथी जहां जहां के मैंने कार्यक्रम बताए हैं, सब लोग वहां वहां पहुंचेंगे और जबरदस्त प्रदर्शन करेंगे, जनमत का प्रदर्शन करेंगे। शासन और सरकार को बताएंगे कि अब हम बिना भुगतान के पीछे नहीं हटेंगे। और 1 मई का चल ही रहा है संसद से सीधा भुगतान, इस नारे को भी बुलंद करेंगे। और हमने कुछ पदाधिकारियों की नियुक्ति की है साथियों। श्रीमती शशि चौहान हैं गजरौला से, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। अपना हमारा जो महिला मोर्चा है उसका ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का श्रीमती उमेश चौधरी जी हैं खुर्जा से, उनको मंडल अध्यक्ष मेरठ बनाया गया है। श्रीमती सुमन जी हैं जय गुरुदेव वाली कासगंज से, उनको प्रदेश महासचिव बनाया गया है। और सुश्री रूमा जी हैं हापुड़ से, उनको संगठन की राष्ट्रीय महासचिव घोषित किया जाता है, नियुक्त किया जाता है, मनोनीत किया जाता है। मैं तमाम साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि वो मिशन भुगतान को अब बहुत तेजी से आगे बढ़ाएंगे। इसी कड़ी में आदेश कुमार यादव को जिला अध्यक्ष मुरादाबाद, शहाबुद्दीन जी को जिला उपाध्यक्ष मुरादाबाद, सुनील कुमार जी को प्रदेश महासचिव उत्तर प्रदेश, ये पत्रकार साथी हैं हमारे,
प्रियंका मल्होत्रा जी को जिला महासचिव बिजनौर व कानूनी सलाहकार नियुक्त किया जाता है। तमाम साथियों को मेरी तरफ से, संगठन की तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और मैं समझता हूं आप सब मिलकर मेरे उस संकल्प की पूर्ति करेंगे जो भगवान सूर्य नारायण ने मुझको खुद दिया है कि 21 मई विजय दिवस होगा आपका, आपका सबका भुगतान हो चुका होगा साथियों। और फिर एक तरह से पुनर्जन्म लेकर के उस अभियान पर भी निकलेंगे जो हिंदुस्तान को तांत्रिक विहीन, जाति विहीन, जन्म श्रेष्ठता से मुक्त करके वास्तव में विश्व गुरु और राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करेगा, न्यायपूर्ण बनाएगा। तो मिलता हूं शाम रात को 9 बजे फेसबुक पर लाइव। जुड़ना तमाम साथी। जय हिंद, जय भारत।